हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कथा अनकही में। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। रात थी कि बीतने का नाम ही नहीं ले रही थी। सफलता और असफलता की आशा निराशा के बीच सबके मन में एक तूफान चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर का बल्ब कभी डर को बढ़ा देता तो कभी दिलासा देता प्रतीत हो रहा था। नर्सों के पैरों की आहट दिल की धड़कनें तेज करने लगती। नील बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। हॉस्पिटल के स्थल पर सन्नाटा था। नील कुछ गंभीर मरीजों के रिश्तेदारों के उदास चेहरे पर नजर दौड़ाता, फिर सामने बैठी अपनी माँ को ध्यान से देखता और अंदाजा लगाता कि क्या माँ वास्तव में परेशान है। अंदर आईसीयू में नील की पत्नी नैना जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। नील पूरे यकीन के साथ सोच रहा था कि अभी डॉक्टर आकर कहेगा नैना ठीक है। कल कितनी चोटें आई थी नैना को। नील, नैना और उनके दोनों बच्चे दिव्यांश और दिया पिकनिक से लौट रहे थे। कार नील ही चला रहा था। सामने से आ रहे ट्रक ने नैना की तरफ की खिड़की में जोरदार टक्कर मारी। नील और पीछे बैठे बच्चे तो बच गए, लेकिन नैना को गंभीर चोटें आई। उसका सिर भी फट गया था। कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। नील किसी से लिफ्ट लेकर घायल नैना और बच्चों को लेकर यहाँ तक पहुँच गया था। नील ने फोन पर अपने दोनों भाइयों प्रकाश और अंकित को खबर दे दी थी। वे उसके यहाँ पहुँचने से पहले ही माँ के साथ पहुँच चुके थे। प्रकाश की यहाँ कुछ डॉक्टरों से जान पहचान थी, इसलिए इलाज शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। नील ने नैना के लिए अपने दोनों भाइयों की बेचैनी भी देखी। उसे लगा बस माँ को ही इतने सालों में नैना से लगाव नहीं हो पाया। वह अपनी जीवन संगिनी को याद करते हुए थका सा जैसे ही कुर्सी पर बैठा तो लगा जैसे नैना उसके सामने मुस्कुराती हुई खड़ी है। झट से आंखें बंद कर ली ताकि कहीं उसका चेहरा आंखों के आगे से गायब न हो जाए। नील ने आंखें बंद की तो पुरानी यादें आंखों पर उभर आई। 20 साल पहले नील और नैना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। पढ़ाई खत्म करने के बाद जब दोनों की अच्छी नौकरी भी लग गई तो उन्होंने विवाह करने का फैसला किया। नैना के माता पिता से मिलकर नील को बहुत अच्छा लगा था। वे इस विवाह के लिए तैयार थे, लेकिन असली समस्या नील को अपनी माँ सरोज से होने वाली थी। वह जानता था कि उसकी पुरातनपंथी माँ एक विजातीय लड़की से उसका विवाह कभी नहीं होने देगी। उसके दोनों भाई नैना से मिल चुके थे और दोनों से नैना की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। जब नील ने घर में नैना के बारे में बताया तो सरोज ने तूफान खड़ा कर दिया। नील के पिताजी नहीं थे। सरोज चिल्लाने लगी, क्या इतनी मेहनत से तुम तीनों को पाल पोस कर इसी दिन के लिए बड़ा किया है कि एक विजातीय लड़की बहू बनकर इस घर में आए? यह कभी नहीं हो सकता। कुछ दिनों तक घर में सन्नाटा छाया रहा। नील माँ को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब वे तैयार नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। नील को याद आ रहा था कि वह दिन जब पहली बार नैना को लेकर घर पहुंचा था तो माँ ने कितनी क्रोधित नजरों से उसे देखा था और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। घंटों बाद निकली थी और जब वे निकली नैना अपने दोनों देवरों से पूछ कर खाना तैयार कर चुकी थी। यह था ससुराल में नैना का पहला दिन। अंकित ने जबरदस्ती सरोज को खाना खिलाया था। नील मूक दर्शक बना रहा। रात को नैना सोने आई तो उसके चेहरे पर अपमान और थकान के मिले जुले भाव देखकर नील का दिल भर आया था और फिर उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। नील और नैना दोनों ने सरोज के साथ समय बिताने के लिए ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी। वे दिन भर सरोज का मूड ठीक करने की कोशिश करते मगर कामयाब ना हो पाते। जब नैना गर्भवती हुई तो सरोज ने ऐलान कर दिया, मुझसे कोई उम्मीद न करना, नौकरी छोड़ो और अपने घर गृहस्थी संभालो। यह नैना ही थी जिसने सिर्फ माँ को खुश करने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। दिव्यांश का जन्म हुआ तो प्रकाश की नौकरी भी लग गई। सरोज दिन रात कहती, इस बार अपनी जाति की बहू लाऊंगी तो मन को कुछ ठंडक मिलेगी। नैना अपमानित सा महसूस करती। नील देखता नैना माँ को एक अपशब्द न कहती। सरोज ने खूब खोजबीन करके अपने मन की प्रिया से प्रकाश का विवाह कर दिया। प्रिया को सरोज ने पहले दिन से ही सिर पर बैठा लिया। नैना शांत देखती रहती। प्रिया भी नौकरी पेशा में थी। छुट्टियां खत्म होने पर वह ऑफिस के लिए तैयार होने लगी।
तो सरोज ने उसकी भरपूर मदद की। नैना इस भेदभाव को देखकर हैरान खड़ी रह जाती। कुछ दिनों बाद अंकित ने भी नौकरी लगते ही सोनम से प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन सोनम भी सरोज की जाति धर्म की कसौटी पर खरी उतरी थी, इसलिए वो सोनम से भी खुश थी। इतने सालों में नील ने कभी माँ को नैना से ठीक से बात करते हुए नहीं देखा था। दिया हुई तो नील ने नैना को यह सोचकर उसके मायके रहने भेज दिया कि कम से कम उसे वहाँ शांति और आराम तो मिलेगा। नील रोज ऑफिस से नैना और बच्चों को देखने चला जाता और डिनर करके ही लौटता था। घर आकर देखता माँ रसोई में व्यस्त होती थी। सरोज जोड़ों के दर्द की मरीज थी, काम अब उनसे होता नहीं था। प्रिया और सोनम शाम को ही लौटती थी। आकर कहती थी नैना भाभी के बिना सब अस्त व्यस्त हो जाता है। सुनकर नील खुश हो जाता था कि कोई तो है जो नैना की कद्र करता है। फिर प्रकाश और अंकित अलग अलग मकान ले लिए, क्योंकि यह मकान अब सबके बढ़ते परिवार के लिए छोटा पड़ने लगा था। सरोज ने बहुत कहा कि दूसरी मंजिल बनवा लेते हैं, लेकिन सब अलग घर बसाना चाहते थे। प्रकाश और अंकित चले गए तो सरोज कुछ दिन बहुत उदास रही। दिव्यांश और दिया को सरोज प्यार करती थी, लेकिन नैना से तब भी एक दूरी बनाए रखती थी। नैना उनसे बात करने के 100 बहाने ढूंढती, मगर सरोज हाँ हो में ही जवाब देती। बच्चे स्कूल चले जाते तो घर में सन्नाटा फैल जाता। बच्चों को स्कूल भेजकर पार्क में सुबह की सैर करना नैना का नियम बन गया। पदोन्नति के साथ साथ नील की व्यस्तता बढ़ गई थी। नैना को हमेशा ही पढ़ने लिखने का शौक रहा। फुर्सत मिलते ही वह अपनी कल्पनाओं की दुनिया में व्यस्त रहने लगी। उसके विचार, उसके सपने उसे लेखन की दुनिया में ले आए, और दुख में तो कल्पना ही इंसान के लिए माँ की गोद है। सुबह की सैर करते करते वह पता नहीं क्या क्या सोच कर लेखन सामग्री जुटा लेती, और पार्क से लौटते ही कितने विचार, कितने शब्द नैना के दिमाग में आते, लेकिन अक्सर वह जिस तरह सोचती, एकाग्रता के अभाव में उस तरह लिख ना पाती। पन्ने फाड़ती जाती। सरोज कभी उसके कमरे में ना झांकती, बस उन्हें कूड़े की टोकरी में फटे हुए पन्नों का ढेर दिखता तो शुरू हो जाती। पता नहीं क्या बकवास किस्म का काम करती रहती है, बस पन्ने फाड़ती रहती है। कोई ढंग का काम तो आता नहीं है। नैना कोई तर्क नहीं दे पाती, मगर उसका लेखन कार्य चलता रहा। अब नैना ने गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया था। इस समय उसके सामने था सालों से मिलता आ रहा सरोज के तानों का सिलसिला, अविश्वास और टूटता हौसला, क्योंकि वह खेत सहित रचनाओं के लौटने का दौर था। लौटी हुई कहानी उसे बेचैन कर देती थी। उसकी लौटी हुई रचनाओं को देखकर सरोज के ताने बढ़ जाते। समय भी खराब किया और लो, अब रख लो अपने पास, लिखने में नहीं, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। नैना को रोना आ जाता, सोचती अब वह नहीं लिखेगी। तभी दिल कहता कि ना घबराना है ना हारना है, मेहनत का फल जरूर मिलता है, और वह फिर लिखने बैठ जाती। धीरे धीरे उसकी कहानियां छपने लगी। नैना को नील का पूरा सहयोग था। वह लिख रही होती तो नील कभी उसे डिस्टर्ब ना करता। बच्चे भी शांति से अपना काम करते रहते। अब नैना को नाम, यश, महत्व, पैसा मिलने लगा था। उसे कुछ पुरस्कार भी मिले। वह सरोज के पैर छूती तो वह तुनक कर चली जाती। नैना अपने शहर के लिए सम्मानित हस्ती बन चुकी थी। उसे कई शैक्षणिक सांस्कृतिक समारोहों में विशेष अतिथि की हैसियत से बुलाया जाने लगा। सरोज की सहेलियां, पड़ोसन सब उनसे नैना के गुणों की वाहवाह करती। नील जी, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर की आवाज़ नील को वर्तमान में खींच लाई। वह खड़ा हो गया। कैसी है नैना? चोटें बहुत हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। माँ के साथ नैना को देखने नील आईसीयू में गया। नैना अभी बेहोश थी। नील ने थोड़ी देर बाद माँ से कहा, माँ आप थक गई होंगी, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। बाद में जब अंकित घर आए तो उसके साथ आ जाना। सरोज घर आ गई। नहाने के बाद सबके लिए खाना बनाया। बच्चे प्रिया के पास थे। वे सब हॉस्पिटल आ गए। प्रकाश और अंकित तो नील के पास ही थे। सारा काम हो गया तो सरोज को खाली घर काटने को दौड़ने लगा।
पहले वो इधर उधर घूमती रही, फिर पता नहीं उनके मन में क्या आया कि ऊपर नैना के कमरे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। साफ सुथरे कमरे में एक और नैना के पढ़ने लिखने की मेज पर रखे सामान को वो ध्यान से देखने लगी। अब तक प्रकाशित 2 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास और बहुत सारे लेख जैसे नैना के अस्तित्व का बखान कर रहे थे। नैना की डायरी के पन्ने पलटे तो बेड पर बैठकर पढ़ती चली गई। एक जगह लिखा था, माँ जी के साथ 2 बातें करने के लिए तरस जाती हूँ मैं। माँ जी के माथे पर चंदन का टीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी पापा तो अब रहे नहीं, मन करता है माँ जी की गोद में सिर रखकर लेट जाऊं और वे मेरे सिर पर अपना हाथ रख दें। क्या ऐसा कभी होगा? एक पन्ने पर लिखा था, आज फिर कहानी वापस आ गई। नील और बच्चे तो व्यस्त रहते हैं। काश मैं माँ जी से अपने मन की बात बांट पाती। माँ जी इस समय मेरे खत्म हो चले नैतिक बल को सहारा देती। मुझे उनके स्नेह के 2 बोलों की जरूरत है, लेकिन मिल रहे हैं ताने। एक जगह लिखा था, अगर माँ जी समझ जाती कि लेखन थोड़ा कठिन और विचित्र होता है तो मेरे मन को थोड़ी शांति मिल जाती और मैं और अच्छा लिख पाती। आगे लिखा था, कभी कभी मेरा दिल माँ जी के तानों की चोट सह नहीं पाता। मैं घायल हो जाती हूँ। जी में आता है उनसे पूछूं, मेरा विजातीय होना क्यों खलता है कि मेरे द्वारा दिए गए आदर सम्मान व सेवा तक को नकार दिया जाता है। नील भी अपनी माँ के स्वभाव से दुखी हो जाते हैं पर कुछ कहते नहीं। उनका कहना है कि माँ ने तीनों को बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है, बहुत संघर्ष किया है। पिताजी के बात कहते हैं, माँ से कुछ नहीं कह सकता, बस तुम ही समझौता कर लो। मैं उनके स्वभाव पर सिर्फ शर्मिंदा हो सकता हूँ। अपमान की पीड़ा का अथाह सागर कभी कभी मेरी आंखों के रास्ते आंसू बहकर निकल जाता है। एक जगह लिखा था, मेरी एक भी कहानी माँ जी ने नहीं पढ़ी। कितना अच्छा होता जिस कहानी के लिए मुझे पहला पुरस्कार मिला वह माँ जी ने भी पढ़ी होती। सरोज के स्वभाव से दुखी नैना ने इतने सालों में मन की व्यथा जैसे पन्नों पर बिखरी पड़ी थी। सरोज ने कुछ और पन्ने पलटे। लिखा था, हर त्योहार पर प्रिया और सोनम के साथ माँ जी का अलग व्यवहार होता है, मेरे साथ अलग। कई रस्मों में, कई आयोजनों में मैं कोने में खड़ी रह जाती हूँ। आज भी माँ की दृष्टि में तो क्षमा होती है और मन में वात्सल्य। पढ़ते पढ़ते सरोज की आंखें झमझम बरसने लगी। उनका मन आत्मग्लानि से भर उठा। फिर सोचने लगी कि हम औरतें ही औरतों की दुश्मन क्यों बन जाती हैं। कैसे वो इतनी क्रूर और असंवेदनशील हो उठी। यह क्या कर बैठी वो? अपने बेटे बहू के जीवन में अशांति का कारण वो स्वयं बनी। नहीं, वो अपनी बहू की प्रतिभा को बिखरने नहीं देंगी। आज यह मुकदमा उनके मन की अदालत में आया और उन्हें फैसला सुनाना है। भूल जाएंगी वो जात पात को, याद रखेंगी सिर्फ अपने होनहार बहू के गुणों और मधुर स्वभाव को। सरोज के दिल में स्नेह उदारता का सैलाब सा उमड़ पड़ा। वर्षों से जमे जाति धर्म के भेदभाव का कुहासा स्नेह की गर्मी से छटने लगा था। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।